ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद जो हमारे पास है बफर सॉल्यूशन का टॉपिक है। और अच्छा पढ़ने वाला और हैवी टॉपिक ये समझा जाता है, तो इसको यहाँ डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर की क्या डिटेल्स हैं, तो उनको ज़रा ध्यान से सारे देखें कि करना क्या है। देखें, हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर हाइड्रोलिसिस का। यहाँ पे शुरू में एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, ठीक है, 22 अक्टूबर को। तो हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया था कि अगर आपके पास जैसे वाटर है, और वाटर जो कि 7 pH का होता है, अगर वाटर के अंदर आप कोई एसिड या बेस या एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट ऐड कर दें, तो इनके ऐड करने से वाटर की जो pH होती है वो चेंज हो जाती है, और पीएच के चेंज हो जाने को नाम दिया जाता है हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जब किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किसी एसिड को, किसी बेस वगैरह को, और वाटर में जाने के बाद उसकी पीएच चेंज हो जाए, तो इसकी पीएच चेंज हो जाने को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का। ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, अब किसी चीज का वाटर में जाके वाटर की पीएच को चेंज करवा देना, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके चलें बफर सॉल्यूशंस के हवाले से, तो हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि अगर आप उनको वाटर में, अगर आप उनमें कोई एसिड या बेस डिसॉल्व कर दें, तो एसिड या बेस डिसॉल्व करने के बावजूद उनकी पीएच चेंज नहीं होती। यानी नॉर्मल जो चीज होती है, बिहेवियर होता है, वो क्या होता है कि भाई जब एसिड किसी भी चीज में जाएगा या बेस किसी भी चीज में जाएगा, तो वो पीएच को चेंज करेगा। एसिड पीएच को डिक्रीज करेगा तो बेस पीएच को इंक्रीज करेगा, नॉर्मल ये होता है। लेकिन हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं कि जिनमें आप एसिड ऐड करें या आप जिनमें कोई बेस ऐड करें, तो उसके बावजूद उनकी पीएच चेंज नहीं होती, और इस तरह के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो फिर बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, हमारा ब्लड एक नेचुरल बफर है। ब्लड की जो पीएच होती है अप्रोक्सीमेटली 7.3 7.4 तकरीबन इतनी होती है। और अगर ब्लड में माइनर क्वांटिटी में कोई एसिड आ जाए या माइनर क्वांटिटी में उसमें कोई बेस आ जाए, तो ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती, पीएच उसकी मेंटेन रहती है। तो इसलिए ब्लड जो है वो एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास है। तो इसलिए यहाँ पे चीज ध्यान में रखिएगा सारे के सारे के बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जो अपनी पीएच को चेंज होने ना दें। अगर आप उनकी पीएच को चेंज करेंगे तो वो रेजिस्ट करेंगे, पीएच को चेंज होने नहीं देंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं यहीं पे इसी तरह से बना लेता हूं कि a solution which resist to change its pH is called a buffer solution। ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो अपनी pH को चेंज होने ना दे, रेजिस्ट करे, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। आप उसमें कोई एसिड ऐड कर दें या आप उसमें कोई बेस ऐड कर दें, तो उसकी pH वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं वो बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अच्छा, कुछ जो बफर है हमारे पास वो नेचुरल बफर है। नेचुरल बफर में जैसे मैंने बात की कि भाई हमारा जो ब्लड होता है वो एक नेचुरल बफर है, कि हमारा ब्लड जो होता है वो पीएच को चेंज होने नहीं देता, वो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। तो इसलिए ब्लड जो है इट इज अ नेचुरल बफर। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे उन बफर सॉल्यूशंस की जिनको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। ब्लड तो जाहिर सी बात है लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हम बात करेंगे उन बफर्स की जिनको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अगली चीज पता होनी चाहिए कि बफर सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन का तरीकेकार क्या होता है, तो इसके तरीके को आप सारे समझें। बफर को प्रिपेयर अगर करना हो तो प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। इसको प्रिपेयर करने का जो पहला मेथड है वो हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड है और उसमें आप उसका सॉल्ट ऐड कर दें, तो जब किसी वीक एसिड में उसका सॉल्ट ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन एज अ बफर सॉल्यूशन वर्क करेगा।
यानी वो अपनी पीएच को मेंटेन रखेगा अगर आप किसी वीक एसिड में उसका सॉल्ट ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो वीक एसिड है, हमने एसिड बेस वगैरह की लिस्ट पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो वीक एसिड है उसमें एक एसिड था हमारे पास एसिटिक एसिड, CH3COOH, याद है हमने ये पढ़ा था। अच्छा, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। अगर हम इस वीक एसिड में इसका सॉल्ट ऐड कर दें, एसिटिक एसिड का सॉल्ट ये होता है CH3COONA, ये जो सॉल्ट होता है इस सॉल्ट को पढ़ा जाता है सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो अगर आपके पास एक वीक एसिड है एसिडिक एसिड जैसे, और आपने उसका सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया, सोडियम एसीटेट उसका सॉल्ट है, आपने इस सॉल्ट को इसी एसिड में डिसॉल्व कर दिया, तो जब आप वीक एसिड में उसी का सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा वो सॉल्यूशन बफर का वर्क करेगा, यानी वो अपनी पीएच को मेंटेन रखेगा। वीक एसिड में उसका सॉल्ट ऐड कर दें तो मिलने वाला सॉल्यूशन बफर का वर्क करेगा, पीएच जो है वो मेंटेन रखेगा। इसी तरह और भी कोई आप वीक एसिड ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड ले लें H2CO3, और इसमें आप इसी का सॉल्ट जो है वो यहां पर ऐड कर दें, ठीक है ना। इसका जो सॉल्ट होता है वो होता है Na2CO3। Na2CO3 जो होता है इसको नाम दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। तो अगर आपके पास कार्बोनिक एसिड है और इस कार्बोनिक एसिड में आप उसी का सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट ऐड करने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा, अगेन वो सॉल्यूशन एज अ बफर वर्क करेगा, वो अपनी पीएच को मेंटेन रखेगा। तो जनरल रेसिपी इसकी है कि आप कोई भी वीक एसिड लें अपनी मर्जी का और उसमें उसी का सॉल्ट ऐड करें, तो सॉल्ट ऐड करने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन एज अ बफर वर्क करेगा, वो अपनी पीएच को मेंटेन रखेगा। बफर बनाने का पहला तरीका आपके पास ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बफर बनाने का आपके पास दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड किस तरीके से चल रहा है, वो इस तरह से चल रहा है कि अगर आप कोई वीक बेस लें और वीक बेस में उसका सॉल्ट ऐड कर दें, तो उसका सॉल्ट ऐड करने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा, अगेन वो सॉल्यूशन एज अ बफर सॉल्यूशन वर्क करेगा। वीक बेस में उसी का सॉल्ट ऐड कर दें तो मिलने वाला सॉल्यूशन एज अ बफर सॉल्यूशन वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वीक बेस है जनाब एक NH4OH। NH4OH का यकीनी तौर पे आपको नाम याद होगा, NH4OH जो होता है उसको नाम दिया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। आप इसमें इसी का सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, इसका सॉल्ट होता है NH4Cl। NH4Cl जो होता है इसको नाम दिया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस और अमोनियम क्लोराइड उसका सॉल्ट है। जब आप इस सॉल्ट को इस वीक बेस में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो बफर का वर्क करेगा, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो अपनी पीएच को मेंटेन रखेगा, चेंज होने नहीं देगा। तो इसलिए बफर को बनाना आपको आना चाहिए, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन याद रखेगा। ये क्योंकि शॉर्ट नोट टाइप का टॉपिक है, तो इसलिए इसी तरह से आपको याद रखना है कि एक तो आपको बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बफर सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। दूसरा, आपको इसकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए कि बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर कैसे होते हैं। और तीसरी बात, आपको इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि बफर सॉल्यूशंस काम कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए अगली चीज यहाँ पे हम वर्किंग की बात कर रहे हैं कि हमने कह तो दिया कि बफर अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, लेकिन बफर अपनी पीएच को किस तरह से मेंटेन करता है, तो हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। इसका वर्किंग क्या होती है, यानी इसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि आप एसिड डालें तो भी पीएच में फर्क नहीं पड़ रहा, बेस डालें तो भी पीएच में फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी क्या खास बात होती है, तो थोड़ा सा हम उस पर यहाँ पे बात करते हैं। बफर की वर्किंग को समझने के लिए कोई भी एक बफर कंसिडर हम कर सकते हैं। मैंने 3 एग्जांपल दे चुका हूं बफर की यहाँ पे कि ये भी एक बफर है, ये भी एक बफर है, ये भी एक बफर है। कोई भी एक बफर आप कंसिडर करके उसकी वर्किंग को यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं बुक के हिसाब से चलूं तो बुक में एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट के बफर की बात की है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ही एक्सप्लेन करता हूँ कि बफर वर्क कैसे करता है। सपोज करें आपके पास एक बफर है एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट का। बफर सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयोनाइज हुए होते हैं, तो इसलिए मैं इसको आयोनाइज करके लिख रहा हूं कि भाई एसिडिक एसिड है हमारे पास और सोडियम एसीटेट है, हमने इसका बफर लिया भाई, ये पूरा मिलाकर एक बफर है, सही है ना, ये पूरा मिलाकर एक बफर सॉल्यूशन है। अगर मैं इसकी आयोनाइजेशन को चेक करूं, एसिडिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो आयोनाइज इस तरह से होता है कि इसका जो आखिरी वाला हाइड्रोजन होता है ये यहां से अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन,
जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है CH3COO वाला, ये यहाँ पर अलग से आपको एसीटेट आयन की फॉर्म में मिलता है। ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आयोनाइज होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सोडियम एसीटेट को आयोनाइज करूं, तो सोडियम एसीटेट को किस तरह आयोनाइज करेंगे? तो उसका तरीका ये होता है कि इसका जो सोडियम वाला पार्ट होता है ये यहाँ पे अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव आयन, और जो रिमेनिंग एसीटेट वाला पार्ट होता है ये यहाँ पर अलग हो जाता है CH3COO की फॉर्म में। CH3COO वाला पार्ट एसीटेट कहलाएगा और Na वाला आयन जो है ये सोडियम का कैटायन है। तो हम अगर बफर को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट ये पूरा एक बफर है, तो इस बफर के अंदर ये चार तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। दो एसीटेट आयंस प्रेजेंट है, एक हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है और एक सोडियम आयन प्रेजेंट है। अब ये बफर अपनी पीएच को किस तरह से मेंटेन रखेगा, तो जरा उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इस पे एक्शन ऑफ एसिड क्या होगा और एक्शन ऑफ बेस क्या होगा। तो जरा उसको हम देख लेते हैं एक नजर का किस तरह से इस पे इसकी वर्किंग है। एसिड और बेस के हवाले से एक छोटी सी बात सारे याद रखिएगा कि देखो पीएच का फॉर्मूला आप सब लोगों को यकीनी तौर पे याद होगा। पीएच का फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। पीएच के फॉर्मूले में H पॉजिटिव आयन आता है। अच्छा, पीओएच का फॉर्मूला भी याद होगा कि पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। पीओएच के फॉर्मूले में OH आता है। अच्छा, पीओएच के फॉर्मूले में OH आता है, सही ना? इस तरह का फॉर्मूला था पुराना फॉर्मूला कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। और फिर हमने रिलेशन पढ़ा था कि पीएच और पीओएच को आपस में रिलेट किया जा सकता है। कैसे रिलेट किया जा सकता है? रिलेशन पढ़ाया था मैंने कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, आपको ये पढ़ाया गया था। तो बेसिकली बात यह है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए तो पीएच चेंज होना शुरू हो जाएगी, और अगर किसी सॉल्यूशन में OH की क्वांटिटी कम या ज्यादा होना शुरू हो जाए तो POH चेंज होगी, और उस POH के चेंज होने से पीएच अगेन चेंज होगी। यानी इन शॉर्ट बात की समरी यह है कि पीएच जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि वहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस कितने हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर H पॉजिटिव की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए या OH नेगेटिव की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए तो वो पीएच वहां पे कम या ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पीएच जो होती है वो इंटायरली इन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अब एक्शन ऑफ एसिड समझें कि भाई आपके पास ये पूरा एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है? ये पूरा एक बफर सॉल्यूशन है। इस बफर में आपने कोई एसिड ऐड किया। अब जब आप एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपने इसमें एक अच्छा सा एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, आपने वो HCl बफर में ऐड किया। अच्छा, HCl जब जाएगा बफर में तो बफर में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा? H पॉजिटिव आयन, और उसके साथ बनाएगा यहाँ पे क्या? Cl नेगेटिव आयन। तो आपने बफर के अंदर HCl ऐड किया, तो HCl ऐड करने का मतलब है कि आपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को ऐड किया। अब बफर ये देखेगा कि ये जो दो आयंस इसमें ऐड होने आ रहे हैं, इन दोनों आयंस में से कौन सा आयन ऐसा है जो बफर की पीएच को चेंज कर सकता है, जो बफर की पीएच के लिए खतरा है। तो भाई Cl नेगेटिव आयन तो पीएच को चेंज नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं ये H पॉजिटिव आयन पीएच को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो बफर देख रहा है कि H पॉजिटिव आयन आ रहा है जो कि उसकी पीएच को चेंज कर सकता है, तो बफर क्या करता है? बफर फौरन इन आने वाले H पॉजिटिव आयन को फौरी तौर पे चेंज कर देता है। तो तरीका ये होता है कि बफर के अंदर ये जो नेगेटिव आयंस हैं, जो एसीटेट आयंस होते हैं, ये फौरी तौर पे क्या करते हैं कि ये एसीटेट आयंस जाके तेजी से इन आने वाले H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। यानी ये जो एसीटेट आयन है ये एसीटेट आयन बफर के हैं, और जो H पॉजिटिव आयन है ये उस एसिड के हैं जो हमने ऐड किए थे। तो एसीटेट आयंस क्या करते हैं? तेजी से जाके H पॉजिटिव आयन से कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद इस H पॉजिटिव आयन को कन्वर्ट कर देते हैं CH3COOH में, यानी कि एसिटिक एसिड में। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि H पॉजिटिव आयन कन्वर्ट होके क्या चीज बना रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इस बात से पड़ता है कि H पॉजिटिव आयन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन रहा या नहीं रहा, फर्क इस बात से पड़ता है। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव आयन इस बफर में गया, वैसे ही बफर के नेगेटिव आयंस ने इसके साथ आके कंबाइन हुए और कंबाइन होके इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे किसी भी फॉर्म में, तो इनके कन्वर्ट होने के बाद वहां पे बफर की पीएच मेंटेन रह जाएगी, बफर की पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखो कि पीएच उन सॉल्यूशंस की चेंज होती है जो सॉल्यूशंस H पॉजिटिव आयन को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। पीएच उनकी चेंज होती है। बफर की खास बात यह होती है कि वो इन H पॉजिटिव आयन को कन्वर्ट कर देता है, इसलिए बफर की पीएच मेंटेन रहती है। हमारा ब्लड बफर है, तो अगर ब्लड में थोड़ा सा एसिड आ जाए, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पेप्सी 7 अप, तो भाई उसके अंदर एसिड्स होते हैं, तो वो एसिड्स अगर आ जाए तो ब्लड उन एसिड्स के H पॉजिटिव आयन को तेजी से कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए ब्लड अपनी पीएच मेंटेन रखता है। अगर इतना ज्यादा क्वांटिटी में H पॉजिटिव आ जाए कि ब्लड उनको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा, तो फिर एक स्टेज के बाद आके ब्लड की पीएच भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जब इसकी पीएच चेंज होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स और डिफरेंट कैटलिस्ट होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बहरहाल एक्शन ऑफ एसिड ये रहा। इसी तरह छोटा सा और एक और है यहाँ पे एक्शन ऑफ बेस, तो उसको भी एक नजर देख लें ताकि फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो। और फिर इस टॉपिक को एक दफा नोट्स में से बच्चों पढ़ लीजिएगा ताकि इसकी वर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाए। अगर आप बफर में कोई बेस ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, हम उस पर यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बेस ली और उसको बफर में ऐड किया। बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस है, हमने उसको बफर में ऐड किया। NaOH जब बफर में जाएगा तो बफर में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक होगा, अपने आयंस में ब्रेक होने के बाद ये वहां पे बनाएगा क्या, Na पॉजिटिव आयन, और उसके साथ ये बनाएगा वहां पे क्या, OH नेगेटिव आयन। ठीक हो गया। आपने क्या किया कि NaOH को बफर में ऐड कर दिया। अब बफर देख रहा है कि दो तरह के आयंस उसके पास आ रहे हैं, Na पॉजिटिव आयन भी आ रहा है और OH नेगेटिव आयन भी आ रहा है। तो बफर देखेगा कि वो वाला आयन जो उसकी पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है, बफर फौरी तौर पे उस आयन को कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन बफर को डिस्टर्ब कर सकता है, उसकी पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसकी बफर फौरी तौर पे जाके इस OH नेगेटिव आयन को कन्वर्ट करेगा। तो कैसे करेगा, बफर के अंदर ये जो H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो H पॉजिटिव आयन फौरी तौर पे जाके बेस के OH नेगेटिव आयन से कंबाइन होना शुरू हो जाता है। यानी याद रहे कि ये जो H पॉजिटिव आयन आ रहा है, ये H पॉजिटिव आयन बफर से आ रहा है अब, और ये जो OH है ये उस बेस में से आ रहा है जो हमने ऐड की। तो बफर के H पॉजिटिव और बेस के OH नेगेटिव जब ये आपस में फौरी कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल में। तो अगेन इट डजंट मैटर कि वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि OH नेगेटिव आयन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन रहा या नहीं रहा। तो बात सिंपल ये है कि OH नेगेटिव आयन अगर बफर में जाने के बाद अपनी इस ओरिजिनल फॉर्म में रहता तो ये बफर की पीएच को चेंज कर देता, लेकिन ये अपनी इस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहा, तो इसलिए बफर की पीएच को चेंज नहीं करेगा और इस तरह बफर की पीएच वहां पे मेंटेन रहेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर की पीएच क्यों चेंज हो जाती है, तो वाटर की पीएच इसलिए चेंज होती है कि जब वाटर में कोई एसिड आ जाता है या कोई बेस आ जाती है, तो वाटर के अंदर वो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। तो जब ये H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे तो ये pH को चेंज करना शुरू कर देंगे। तो वाटर इन आयंस को कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसलिए वाटर की pH चेंज हो जाती है। बफर इन आयंस को कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए बफर की pH जो है वो वहां पे चेंज नहीं होती है, बफर अपनी pH को मेंटेन रखता है। तो इसलिए भाई बफर सॉल्यूशन का ये एक टॉपिक है, नोट में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में। तो आपने 3 हेडिंग्स में टॉपिक एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपके पास बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, आप उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देंगे। उसके बाद दूसरी चीज बफर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन है कि कैसा प्रिपेयर किया जाता है, दोनों मेथड बताएंगे। और फिर तीसरी चीज जो है वो बफर सॉल्यूशन की वर्किंग है
कि बफर सॉल्यूशन किस तरह से काम करते हैं और अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं, तो उसकी वर्किंग डिस्कस की जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना रखते हैं। कल जो लेक्चर होगा, कल लेक्चर थोड़ा सा लंबा करेंगे। कल के लेक्चर में हम जो हैं वो स्टार्ट लेंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक मुझे पढ़ाना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और काफी तवील टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे, एक टॉपिक और है इंडिकेटर्स का, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि कल चैप्टर को हम क्लोज कर सकें। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल ये चैप्टर क्लोज हो जाए, लेकिन हम देखेंगे आसानी से क्लोज हो जाए। तो हो सकता है कल मैं 1.5 घंटा क्लास लूं, हो सकता है कल मैं 2 घंटे क्लास लूं, तो कल कोशिश करके इस चैप्टर को हम क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है भाई। तो चले बच्चों, इसको इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह ताला कल सुबह 7 बजे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।